हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें आपको कुछ हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स का मतलब हुआ कि वो चीज़ें जो फिजिक्स पढ़ने के लिए बेहद ज़रूरी है, जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, उसमें पॉइंट्स को कैसे कैसे आप डिनोट करते हैं, उसके बाद स्केलर्स हो गया, वेक्टर्स हो गया, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे फिजिक्स में, ये सब सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही चीज़ देखेंगे। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे आपके फिजिक्स का। आपका जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कौन कौन चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका मोशन। फर्स्ट चैप्टर इज मोशन, जिसमें आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे और इसी मोशन को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ेंगे? इसको हम काइनेमेटिक्स। इसमें करना ये होगा कि आपको बॉडी का मोशन पढ़ना होगा, बट उसका कॉज नहीं पढ़ना होगा। मतलब मोशन क्यों हो रहा है इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं होगी। सो यू हैव टू ओनली रीड अबाउट मोशन। बॉडी कोई कार है, चलता हुआ आ रहा है, उसका वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, ये सब पढ़ना। उसका कॉज नहीं जानना, कार क्यों चल रहा है। कॉज समझ रहे हैं ना, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स के बारे में समझ पढ़ना। दूसरा चैप्टर है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ क्या, मोशन। मतलब फोर्स और मोशन का कितना लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सब लोग जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सब कुछ है भाई इसमें। उसके बाद आता है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद आता है आपका ग्रेविटेशन। क्या आता है? ग्रेविटेशन। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। क्या आता है? वर्क, पावर एंड एनर्जी। और पांचवा नंबर पर जो आता है वो क्या आता है? वो आता है आपका साउंड। क्या आता है? साउंड। सो दिस इज योर सिलेबस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड साउंड। तो ये चीजें बहुत इजी है पढ़ना। ऐसा कुछ नहीं कि फिजिक्स में बहुत डिफिकल्टी है, बहुत इजी है समझना इनको। लेकिन इनको समझने के लिए जरूरी है आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स जानना। वो जानने के बाद ही इसके न्यूमेरिकल्स में आप कभी फंसेंगे नहीं, या फिर जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्रिस्टल क्लियर होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। क्या शुरू करेंगे हम? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स में किसी भी चीज को पार्टिकल के नाम से हम बुलाते हैं। किस चीज के नाम से बुलाते हैं? उसको पार्टिकल के नाम से बुलाते हैं फिजिक्स में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फिजिक्स में कोई क्वेश्चन है जिसमें कोई ट्रेन मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, तो उस ट्रेन को उसमें पार्टिकल भी हम मान लेते हैं, है ना। तो फिजिक्स में ये जो कार जीप रोड पर चल रहा है, ये फिजिक्स की लाइफ में आप आइएगा तो उस कार जीप को आपको पॉइंट से रिप्रेजेंट करना होगा। कार को भी पॉइंट से रिप्रेजेंट करना होगा, ट्रेन को भी पॉइंट से रिप्रेजेंट करना होगा। तो इसको जरा समझते हैं हम कि किसी भी चीज को पार्टिकल क्यों बोलते हैं, है ना। तो पार्टिकल का जो डेफिनेशन है फिजिक्स में बड़ा सिंपल सा है। माने पहला पॉइंट है आपका, सबसे पहले पार्टिकल इसको बोलते हैं पार्टिकल, है ना। तो एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है ऐसे, और इस बॉक्स का जो डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस बॉक्स को हमने चला दिया, सपोज कर लीजिए 3000 मीटर या 300 मीटर। कितना मीटर चला दिया? 300 मीटर चला दिया। मीन्स इस 3 सेंटीमीटर को 300 मीटर चला दिया। अच्छा, 3 सेंटीमीटर कितना मतलब हुआ भाई? 0.03 मीटर। 0.03 मीटर। तो इसका जो डायमेंशन है वो इतना है, और इसको चला कितना दिया आपने? 300 मीटर। तो इसके डायमेंशन की तुलना में इस बक्से के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 300 मीटर, मीन्स यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना मीटर है? 300 मीटर। तो इस 3 मतलब 0.03 मीटर की तुलना में 300 मीटर बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है? बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ऐसे परिस्थिति में हम बोलेंगे कि ये जो बक्सा था इसको क्या बना दीजिए आप? पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्या चीज से रिप्रेजेंट कर दीजिए? पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर दीजिए।
मीन्स अगर किसी बॉडी का जो डायमेंशन है उसके तुलना में उस बॉडी के द्वारा चला गया डिस्टेंस काफी बड़ा हो तो हम बोलेंगे वो बॉडी पॉइंट है, पार्टिकल है। क्या है वो? पार्टिकल है। तो जब हम पार्टिकल दिखाएंगे तो हम ऐसे दिखा देंगे, इस बक्से को हम ऐसे दिखा देंगे, एक बक्सा यहाँ पर, दिस इज बक्सा, दिस इज बॉक्स, दिस इज पार्टिकल। एक एग्जांपल तो ये समझ में आता है। दूसरा एग्जांपल आप समझ लीजिए। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है कि मान लो कोई ट्रेन है, सपोज कर लो दिस इज ट्रेन, दिस इज ट्रेन, ये मान लो कि ट्रेन है, बुलेट ट्रेन सपोज कर लो। कितना मीटर है? 500 मीटर लंबा है। माल ट्रेन है, गुड्स ट्रेन, तो बनाना पड़ेगा क्या? आप समझ लो ना भाई, ये गुड्स ट्रेन है, कितना मीटर? कितना मीटर लंबा है भाई? ये 500 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 500 मीटर लंबा ट्रेन है ये। और ये ट्रेन मान लीजिए अपने मोशन के दौरान 10,000 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर लिया। कितना किलोमीटर का? 10,000 किलोमीटर का दूरी ट्रेवल किया अपने मोशन के दौरान। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं, करता भी है। अरे 10,000 नहीं भी करते हो, 1,000 भी करते हो, 1,000 की दूरी ट्रेवल किया ये ट्रेन, तो भी जरा देखो ना, 500 मीटर का ट्रेन है, मतलब हाफ किलोमीटर लंबा ट्रेन है। और इस हाफ किलोमीटर की तुलना में 1,000 काफी बड़ा अमाउंट है या नहीं? बहुत बड़ा अमाउंट है भाई। तो हम बोलेंगे कि ट्रेन का जो डायमेंशन है उसके तुलना में ट्रेन के द्वारा जो चली गई दूरी है 1,000 किलोमीटर, ये 1,000 किलोमीटर इस हाफ किलोमीटर की तुलना में काफी बड़ा है। तो ऐसे परिस्थिति में हम बोलेंगे कि ये जो ट्रेन है ये पार्टिकल है। अब इसको पार्टिकल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। अब इस पूरे ट्रेन का मोशन मतलब एक पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल ए से चला, पार्टिकल बी पर पहुंचा, मतलब ट्रेन ए से चला, ट्रेन बी पर पहुंचा। सो ये पार्टिकल का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी बॉडी का जो डायमेंशन है वो बहुत छोटा हो, किसके तुलना में? उसी बॉडी के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी के तुलना में। तो हम बोलते हैं कि ये जो बॉडी है वो पार्टिकल है। तो पार्टिकल समझ में आया? पार्टिकल का मतलब उसका डायमेंशन बहुत कम हो उसके द्वारा ट्रेवल की गई दूरी की तुलना में। तो ऐसे बॉडी को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पार्टिकल के नाम से। ठीक है, तो पहला चीज है। दूसरा चीज है फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या चीज है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑफ, दूसरा है ऑब्जर्वेशन ऑफ मोशन या ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी, है ना? ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी का मतलब समझ लीजिए। ऑब्जर्वेशन कहने का ये मतलब हुआ कि आप रोड पर निकल गए और आप रोड पर चलते हुए आदमी को देख रहे हैं, चलते हुए गाड़ी को देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ऑब्जर्वेशन का काम कर रहे हैं। किसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? चलते हुए गाड़ी का, या चलते हुए लोगों का, या हो सकता है उड़ती हुई चिड़िया का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं जमीन पर खड़ा होकर। तो इस सराउंडिंग में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो चिड़िया उड़ रहा हो, चाहे वो आदमी चल रहा हो, चाहे वो गाड़ी चल रही हो, जो भी घटनाएं हो रही हैं इस सराउंडिंग में, क्या उसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व जिस जगह से आप कर रहे हैं वो जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। उस जगह को बोला जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। माने वैसा जगह जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो उस जगह को क्या बोला जाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि आप अपने गेट पर खड़े होकर उड़ते हुए चिड़िया को देख रहे हैं, उड़ते हुए मतलब चिड़िया के मोशन को देख रहे हैं आप गेट पर खड़े होकर, तो आपका जो गेट हुआ वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। वहां से आप खड़े होकर चिड़िया के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी कार में चल रहे हो और कार में चलते हुए, कार चल रहा है, आप उसमें बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आप दूसरे कार को देख रहे हैं। तो उस वक्त आप जिस जगह से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो क्या है? आपका कार जो चल रहा है, तो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। मतलब ऑब्जर्वेशन तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा आपको, चाहे वो चलते हुए कार से करिए, चाहे जमीन पर खड़े होकर करिए। तो ऑब्जर्वेशन जिस जगह से हम करते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं हम? फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करें हम सवाल है कि कार में बैठ करके चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं या रोड पर खड़े होकर कर रहे हैं ऑब्जर्व। अगर फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है, वहाँ ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, तो हम ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे? क्या वहाँ भी कार लाना पड़ेगा? नहीं। आपको जब भी फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन करना हो तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए। आप चाहे तो जेड एक्सिस भी बना सकते हैं। ये एक्स एक्सिस हुआ। अगर 2D में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन इन 2D, ऑब्जर्वेशन इन 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिसमें लंबाई चौड़ाई ही सिर्फ इंपॉर्टेंस रखता है, तो वहां आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी सिर्फ। ठीक। और अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं 3 डायमेंशनल प्लेस में, 3 डायमेंशनल प्लेस में, तो वहां आपको एक्स एक्सिस भी चाहिए होगा, वाई एक्सिस भी चाहिए होगा और जेड एक्सिस भी चाहिए होगा। ये चीज आपको 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, तब 3 एक्सिस के हेल्प से आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाइएगा, है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक पेपर है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पेपर है ये। अच्छा, इस पेपर में लंबाई है और चौड़ाई है सिर्फ, क्या इसमें ऊंचाई भी है? नहीं। और इस पेपर पर आप इस चीज को चला रहे हैं, चौक को ऐसे ऐसे चला रहे हैं, तो ये चौक 2 डायमेंशनल प्लेन में चल रहा है कि 3 डायमेंशनल प्लेन में? 2 डायमेंशनल प्लेन में। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन के लिए आपको खाली एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए, जेड एक्सिस की जरूरत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जहाँ मोशन हो रहा है वो मोशन एक्स और वाई एक्सिस के अंदर नहीं हो रहा है, जेड की जरूरत तो नहीं पड़ रही है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसी में ना मोशन हो रहा है बॉडी का, कार का या चौक का, तो आपको सिर्फ 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। और मान लो चौक उड़ने लगा ऐसे वैसे, तो लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई भी आ गया अब इसमें, तो एक्स वाई एक्सिस तो था ही, जेड एक्सिस भी आ गया। तो इस उड़ते हुए मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए अब आपको जेड एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब अब आपको 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये हुआ जब मोशन का ऑब्जर्वेशन आप 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, और ये हुआ जब मोशन का ऑब्जर्वेशन कौन डायमेंशन में कर रहे हैं आप? 3 डायमेंशन में कर रहे हैं। ठीक है, तो बारी बारी से दोनों को कर लेते हैं, दोनों को पढ़ लेते हैं। सपोज कर लीजिए ऑब्जर्वेशन इन 2D पढ़ रहे हैं, तो ये जो पॉइंट हुआ ये ओरिजिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। और अपने आप को आप मान लीजिए कि आप ओरिजिन से देख रहे हैं चीजों को, मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ। क्या हुआ आपका? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हुआ आपका? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये एक्स वाई एक्सिस दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये क्या कहलाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहा जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको क्या कहा जाएगा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जिस जगह से आप खड़े हुए वो जगह, जिस जगह से खड़े होकर चीजों को, मान लीजिए कोई पॉइंट ए से बी की ओर मूव कर रहा है, ए से बी की ओर मूव कर रहा है और आप यहां से देख रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से कोई चीज ए यहां आया, यहां से यहां गया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है और आप यहां से देख रहे हैं, यहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हुआ? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या हुआ? पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये एक्स वाई जेड एक्सिस का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका क्या हुआ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या हुआ? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी जगह से आप ऑब्जर्व करेंगे किसी भी चीज को, तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी 2 डायमेंशनल और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल चीजों को देख रहे हैं आप तो 2 डायमेंशनल फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। 3 डायमेंशनल चीजों को देख रहे हैं तो 3 डायमेंशनल प्लेन की जरूरत पड़ेगी। बट जरूरत तो जरूर पड़ेगी क्योंकि किसी ना किसी जगह की जरूरत होगी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, अब हम बारी बारी से 2D और 3D दोनों में बात करते हैं। ठीक है, पहले 2D के बारे में बात करते हैं, फिर 3D के बारे में बात करते हैं, है ना। पहले 2D और फिर बाद में 3D।
2D क्या है देखिए, यानी मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। इसको पहले ग्राफ से क्लियर कर ले। पहला ग्राफ है कि मान लीजिए कोई पार्टिकल O पॉइंट से B पॉइंट पर चला, किस पॉइंट पर, O पॉइंट से C पॉइंट पर गया, किस पॉइंट पर गया, O पॉइंट से C पॉइंट पर, लेकिन डायरेक्ट नहीं गया, O से B गया पहले और B से किधर गया, C गया। तो चला कितना, एक x एक्सिस में चला और दूसरा कौन एक्सिस के पैरेलल चला, y एक्सिस के पैरेलल चला। ये बात तो पता है ना आपको, ये x एक्सिस है और ये कौन एक्सिस है, y एक्सिस है, दो एक्सिस है डिफरेंट। मोशन कहां से शुरू हुआ है, मोशन हैज स्टार्टेड फ्रॉम O, और O ही आपका क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। O ही क्या है आपका, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। O पॉइंट से ही आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, माने कोई बॉडी O पर आया, O से B पर चला गया, B से C पर चला गया और आप यही हैं, यही से ऑब्जर्व कर रहे हैं उस बॉडी को जो चल रहा है। O से B पर आया और B से C पर, और आप यहीं पर खड़े होके आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वर की भूमिका में हैं। तो ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुआ। अब कहा जाए कि इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, कोऑर्डिनेट कितना होगा, बहुत सिंपल है। तो पहले ये जान लीजिए कि O से B तक कितना चला, मान लीजिए 3 मीटर चला, कितना मीटर चला, 3 मीटर O से B तक, और B से C तक कितना चला, 7 मीटर मान लेते हैं, कितना चला, 7 मीटर चला। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, C पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते, या मान लो ना 7 नहीं होके 4 है, 4 मान लो, ये 3 मीटर चला और ये कितना चला इधर, 4 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, x एक्सिस में चला है 3 मीटर तो लिखाएगा यहाँ 3 मीटर, y एक्सिस में कितना चला है भाई, 4 मीटर बॉडी चला है, तो यहाँ क्या लिखाएगा, 4 मीटर। तो कोऑर्डिनेट्स हो गया 3 मीटर और 4 मीटर। अब पूछा जाए आपसे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन initial point and final point, initial point and final point। मतलब इनिशियल पॉइंट कौन था, बॉडी यहां पर था शुरू में, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हुआ, और बॉडी फाइनली कहां पहुंच गया, C पर, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हुआ, फाइनल पॉइंट। तो कह रहा है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, तो बड़ा सिंपल सा बात है भाई, ये है आपका इनिशियल पॉइंट और ये है आपका फाइनल पॉइंट, इसके बीच जो डिस्टेंस होगी वो यही ना होगी। और ये पूछ रहा है कितना होगा, ये दे रखा है कि इस एक्सिस में O से A पर कितना चला है, 3 मीटर, और O से B तक, A से B तक कितना चला है, 4 मीटर। तो कहा जाए ये डिस्टेंस कितना होगा, माने OB डिस्टेंस कितना होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल नहीं लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है भाई यहाँ पर, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब कितना, 9 प्लस 16 मतलब कितना, 25 मतलब कितना, 5। मतलब ये हमको पता चल गया कि यहाँ बॉडी था शुरू में, वो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, और आप ऑब्जर्व यहाँ से कर रहे थे। तो आप जिस जगह से ऑब्जर्व कर रहे थे उस जगह से अब बॉडी कितना दूर पहुंच चुका है, 5 मीटर। कितना मीटर, 5 मीटर पहुंच चुका है। तो ये 2 डायमेंशन में मोशन हो गया, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इसको मिटा देंगे, ये तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर एक और चीज समझिए, दूसरा एग्जाम्पल कि मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, कहां पर, यहां पर पॉइंट O पर, और ये क्या है, x एक्सिस है, और ये क्या है, y एक्सिस है। आप मोशन कौन प्लेन में देख रहे हैं, 2D में कि 3D में, 2D में, क्योंकि x है और y है। आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन है, O, यही है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन।
और मान लो एक चींटी है यहां पर, चींटी कहां पर है, यहां पर है, आपसे कितने दूरी पर है, 13 मीटर की दूरी पर। कितना मीटर की दूरी पर है भाई, 13 मीटर की दूरी पर। आप कहां हैं, यहां पर। आप किस रूप में हैं यहां पर, ऑब्जर्वर की भूमिका में। और चींटी कहां है, एंड। एंड कहां है, पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर एंड है। एंड धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे समय गुजरा आपकी तरफ आया। अच्छा, आपकी तरफ जब आ गया तो एंड आपसे कितने दूरी पर है, 0। आपकी ओरिजिन पर है। इस जगह को क्या बोलते हैं भाई, इस जगह को बोलते हैं ओरिजिन, या फिजिक्स के भाषा में क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो चींटी यहां से चलते चलते यहां आया, आपके पास अब कितने दूरी पर है चींटी, 0 डिस्टेंस पर। कितने दूरी पर है, 0 डिस्टेंस पर, क्योंकि आप जिस जगह से ऑब्जर्व कर रहे हो वहीं पर आ गया वो। और फिर आपको चींटी काट लिया और फिर भागा उधर, फिर चला गया एक पॉइंट पर। तो अब कितने दूरी पर है चींटी आपसे, 13 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है, 13 मीटर की दूरी पर है। मतलब एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट बेहद जरूरी है फिजिक्स में, हम यही बताना चाह रहे हैं बार-बार, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं होगा तो आप कहां से ऑब्जर्व करेंगे, तो कहां से दूरी निकालेंगे, कहां से वेलोसिटी निकालेंगे, कुछ भी नहीं निकल पाएगा। सो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज वेरी एसेंशियल इन फिजिक्स। तो शुरू में ए पर आया, ए पर था एंड, ये चलकर आया आपकी तरफ, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 0। फिर आपको चींटी काट के ये चला गया, ए पॉइंट पर लौट आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 13 मीटर। कितना मीटर हो गया, 13 मीटर। तो ये 2 डायमेंशन में मोशन ज्यादा से ज्यादा ऐसे हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि मान लीजिए आप यहां पर हैं, यहां पर हैं, आप ऑब्जर्वेशन यहां से कर रहे हैं और एक मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। अच्छा, मान लीजिए, अभी रुक जाओ भाई, मान लीजिए ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर कौन है, सर्कल बनेगा नहीं, लगता है आज नहीं बनेगा सर्कल। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। एकदम बनेगा सर्कल, देखो। तो ये सर्कल बना हमारा, ठीक है। हे भगवान, बन जाओ, सर्कल बन गया। ओके, सो सर्कल बन गया। अच्छा, सर्कल का सेंटर भी होगा कुछ ना कुछ। मान लो आप यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, कौन एक्सिस है ये, एक्स एक्सिस। और इधर कौन एक्सिस है, ये वाला, ये है वाई एक्सिस। तो आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कौन हुआ, ये ओ पॉइंट। आप यहां पर आपका ये हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस, माने आप यहां पे खड़े हैं और यहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दिस इज योर पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अच्छा, ये बताओ कोई बॉडी यहां पर है, यहां पर कितने दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। कितने दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है ना। और आप ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, यहां से। ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अच्छा, ये मोशन, अगर मान लीजिए ये बॉडी जो ए पॉइंट पर है, मान लो कोई चींटी है एंड कितने दूरी पर है आपसे, 3 मीटर की दूरी पर है। ये सर्कुलर चलना शुरू करती है, ऐसे 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 सर्कुलर चलना शुरू करती है। तो सर्कुलर चलना शुरू करती है और ये सेंटर है, तो रेडियस कितना हो गया इसका, 3 मीटर। तो ये पूरे मोशन के दौरान कितने दूरी पर होगा, ये बता दीजिए। मतलब मेरी बात को समझिए, ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर पर आपका क्या है, आपका ओरिजिन है, मतलब पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। कहां, एट सेंटर ऑफ सर्कल, एट सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल के सेंटर पर आप खड़े हैं और यहां से 3 मीटर की दूरी पर चींटी है और सर्कुलर चलना शुरू करती है। तो कितना भी चलेगी सर्कुलर पाथ में, हर वक्त आपसे कितना दूरी पर होगी, वो 3 मीटर की दूरी पर। बिकॉज वो यहां भी अगर आ जाती है, यहां भी चल के, तो रेडियस तो 3 मीटर ना होगा भाई, रेडियस बदल जाएगा, रेडियस 3 मीटर होगा।
यहां से चल के यहां आती है तो भी रेडियस कितना होगा 3 मीटर ही होगा। यहां से चल के यहां आती है तो भी रेडियस कितना होगा 3 मीटर ही होगा। तो इंटायर मोशन के दौरान वो जो चींटी है आपसे कितने दूरी पर है 3 मीटर की दूरी पर है। सो ड्यूरिंग इंटायर मोशन the ant is at a distance of कितना मीटर 3 मीटर। वो नहीं बदलेगा 3 मीटर पर रहेगा। कितना भी गोल गोल घूम जाए तो आपका जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है उससे 3 मीटर पर रहेगा। हाँ डायरेक्शन बदल सकता है, कभी दाएं है कभी बाएं बट रहेगा 3 मीटर पर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद जब ये देखना है, जब ये जानते हैं ग्राफ कैसे करते हैं तो अब 3 डायमेंशन की बात कर लेते हैं जरा। ठीक है, 3 डायमेंशन में कैसे होगा उसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, अब मोशन इन 3 डायमेंशन माने ऑब्जर्वेशन इन 3 डायमेंशन। ऑब्जर्वेशन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और इधर कौन एक्सिस है जेड एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर y axis and this is your z axis। किधर है भाई ये z axis किधर है, और आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। मतलब आपका ये o जो है ये क्या है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और यहां पर एक बॉडी है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे जाती है, यहां पे एक बॉडी है यहां पर है ना, यहां पर आप भी हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, और यहीं पर एक बॉडी है, बॉडी यहां से पॉइंट ए पर आती है। कितना मीटर चल के 2 मीटर चल के। कितना मीटर चल के भाई 2 मीटर चल के। और फिर ए पॉइंट से किधर पहुंचती है बॉडी, बॉडी पहुंचती है बी पॉइंट की ओर। किधर पहुंचती है बी पॉइंट की ओर, बस और रुक जाती है। कितना चलती है 3 मीटर। कितना चलती है भाई 3 मीटर। तो कहा जाए आपसे कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बताओ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बताइए। तो क्या जवाब देंगे आप, बॉडी यहां था आप भी यहीं थे, आप वहीं रुके रहे ऑब्जर्व करते रहे, बॉडी चल रही है, बॉडी चल रही है, पहले यहीं पर आया 2 मीटर, फिर यहां से y एक्सिस के पैरेलल मूव किया 3 मीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x से x में कितना चला है 2, y में कितना चला है 3। अच्छा क्या z में चला, इस एक्सिस में कोई दूरी से चला नहीं, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 मीटर 3 मीटर और 0 मीटर। तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है, ये x एक्सिस में चला 2 मीटर, y एक्सिस में चला 3 मीटर, z में तो चला ही नहीं, इसके बाद तो रुक ही गया है वो, तो z में कितना चला 0, तो कोऑर्डिनेट है 2 3 0। दिस विल बी द। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं डायमेंशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, उसको जरा समझ लीजिए। तो ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है ना कहां से कर रहे हैं। मान लीजिए ये है आपका x एक्सिस, ये बार बार लिखेंगे नहीं हम, ये खुद से समझ लो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इधर कौन एक्सिस है z एक्सिस। कौन सा एक्सिस है भाई इधर z एक्सिस। और ये क्या है यहाँ पर बॉडी है कोई, और आप भी यहीं पर है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। बॉडी पहले चला कितना, जल्दी बताओ, पहले चला इधर कितना 5 मीटर, कितना चला 5 मीटर। इसके बाद चला इधर कितना 7 मीटर, O से A पर आया और A से B पर आया, और B से चला इधर C पर कितना मीटर, जल्दी बताओ भाई। B से C पर चला है वो 8 मीटर, कितना मीटर 8 मीटर। तो कहा जाए कि अब C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, What will be the coordinate of C?
है ना। तो कैसे जवाब देना है, या ऐसा करो आप इसको सी पर मत चलाओ, यही करो, बी पॉइंट पर ही रोक दो, सी पर अगले पॉइंट पे चलाएंगे, बी पॉइंट पर ही रोक दो, बी पॉइंट पर ही रोक दो बॉडी को। अब कहा जाए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, जल्दी बताओ। तो ओ से बॉडी चला है ए पर कितना मीटर, 5 मीटर, और ए से बी पर चला है कितना मीटर, 7 मीटर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स में तो चला ही नहीं, वाई में चला है 7 मीटर और जेड में चला है 5 मीटर। यदि याद रखिएगा पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट, फिर जेड कोऑर्डिनेट, ऐसा नहीं कि जेड पहले लिख दिया वाई बाद में फिर एक्स बाद में, नो। तो एक्स में कितना चला है ये 0, वाई में कितना चला है, तो वाई एक्सिस तो ये है ना, ये वाई एक्सिस है आपका, इसके पैरेलल तो ये, तो इसमें कितना चला है 7 मीटर, और जेड में कितना चला है 5 मीटर, सो 7 5, एक्स में 0 चला है तो इसका कोऑर्डिनेट जाएगा 0। इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और ऑब्जर्वेशन के साथ साथ कार्टेशियन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं जो तीनों एक्सिस में चला, ठीक है, तीनों एक्सिस में चला। मान लो बॉडी ऐसे है। दूसरा क्वेश्चन, एक क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड, ये क्या है भाई, क्यूबॉइड है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, और ये है आपका ऑब्जर्वेशन। आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, मान लो आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये ओरिजिन भी है और साथ ही साथ आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो। मान लो इसकी लंबाई है, मतलब क्यूबॉइड की लंबाई है 3 मीटर या 5-7 मीटर, कितनी मीटर, 7 मीटर 5 मीटर नंबर। मान लो लंबाई है इसकी a, लंबाई कितनी है क्यूबॉइड की a, और चौड़ाई कितनी है b, और ऊंचाई कितनी है c। ऐसा कुछ दिया हुआ है, बॉडी चलती है O पॉइंट से और पहुंचती है A पॉइंट पर, फिर पहुंचती है B पॉइंट पर, फिर पहुंचती है C पॉइंट पर, और C के बाद पहुंचती है D पॉइंट पर। मान लीजिए ऐसे करके चलता है बॉडी, यहां चला, यहां के बाद चला, B के बाद C पर चला और C के बाद D पर चला। तो सवाल है कि A का, B का, C का और D का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे भाई हम इसका, तो ये तो बहुत आसान है निकालना, कोशिश करिए। आपको निकालना है कोऑर्डिनेट, मतलब बॉडी मोशन कहां से स्टार्ट हुआ बॉडी का, बॉडी हैज स्टार्टेड मोशन फ्रॉम, बॉडी हैज स्टार्टेड मोशन फ्रॉम क्या O, and observation is being done from, is being made from O। ऑब्जर्वेशन की ओर से कर रहा है आदमी और बॉडी चल भी रहा है पॉइंट O से आगे की ओर चल रहा है। सो क्या होगा कोऑर्डिनेट A का, B का, C का और D का, कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले आप A का कोऑर्डिनेट निकालिए। A का कोऑर्डिनेट बहुत सिंपल है, A का कोऑर्डिनेट, बॉडी O से चला है, आप ऑब्जर्व यहां से कर रहे हैं, O से चला है किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर, तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अच्छा ये बताओ A पर आने के लिए किधर चलना पड़ेगा, खाली x एक्सिस में चलना पड़ेगा कि y और z में भी चलना पड़ेगा, हमको तो नहीं लग रहा है कि y और z में चलना पड़ेगा। बॉडी यहां से आया, यहां पहुंच गया, कहां चला y और z में, इसका मतलब A पर पहुंचने के लिए y और z में चलने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ x में चलने की जरूरत थी, और वो भी कितनी यूनिट्स, a यूनिट। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a 0 0, मतलब a में चला a यूनिट्स, a यूनिट्स का मतलब अगर 3 होता तो 3 यूनिट चलता, लंबाई जितना होगा उतना ही ना चलेगा a तक पहुंचने के लिए, तो a यूनिट चला और b में 0 और c में 0 नहीं चला। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ a। व्हाट इज b, b में कैसे चलेगा भाई बॉडी,
तो बी पर पहुंचने के लिए देखो सबसे पहले तो आप ए में चलेंगे और ए के बाद तब आप बी पर पहुंचेंगे। मतलब पहले एक्स में चला आपने ए यूनिट, फिर वाई एक्सिस में चलना पड़ेगा कितना यूनिट, सी यूनिट, और जेड में कितना चलना पड़ा, 0 नहीं चलना पड़ा जेड में। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विल बी a c and 0। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अच्छा सी तक कैसे पहुंचेंगे भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सी तक कैसे पहुंचेंगे। सी तक पहुंचने का तरीका है कि आप डायरेक्ट नहीं जाना है, आपको जाना है ऐसे ही है लाइंस के थ्रू। पहले तो आप ओ से ए पर जाओ और फिर ए से ऐसे जाओ बी पर, और फिर बी से किधर जाओ, सी पर। समझ रहे हो ना, किधर जाओ, ओ से ए पर जाओ और ए से बी पर जाओ और बी से सी पर जाओ। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, ओ से ए पर जाने में ए यूनिट चलना पड़ा, ए से बी पर जाने में किधर चलना पड़ा, जल्दी बताओ भाई। ओ से ए तक जाने में ए यूनिट्स, ए से बी तक जाने में सी यूनिट्स, और सी बी से सी तक आने में कितना यूनिट, जेड एक्सिस में कितना बी चौड़ाई है इसका, ये बी है ना चला गया से यहाँ ने, यही ना बी है चौड़ाई। सो कोऑर्डिनेट हो गया ए सी एंड बी। बी क्यों भाई, बी जेड एक्स, बी से सी में आने में ऐसे चलना पड़ा बॉडी को, और ऐसे कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस में कितना दूरी ट्रेवल किया है, यही ना, ये दूरी कितना के बराबर है, इतना का, ये दूरी कितना के बराबर, बी के। सो बी हो गया और लास्ट में आता है डी। अच्छा डी पर कैसे पहुंचेंगे, देखिए दो तरीके हैं, एक तो ऐसे जाइए, ऐसे जाइए, ऐसे जाइए और फिर लौट के, एक तरीका ये लेंथी प्रोसेस है। दूसरा तरीका है कि सीधे ऐसे जाइए और सीधे ऐसे आइए, ये भी तो हो सकता है। तो O से A पर जाने में A यूनिट और y एक्सिस में तो चलना नहीं है तो 0, और z एक्सिस में A से B पर कितना चलना है, B, A 0 B। So this will be the coordinates. So these are the coordinates when we are starting motion from O and ending at A B C D। तो इस तरह से मोशन के दौरान कार्टेशियन सिस्टम मतलब x y z एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर ओरिजिन पर जनरली जब तक कहा नहीं जाए तब तक आप कहाँ रहते हैं, ओरिजिन पर, आप वहीं से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो। सो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट और दिस इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्केलर एंड वेक्टर से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड, स्केलर एंड वेक्टर। याद रखिए ये जो स्केलर एंड वेक्टर बना रहे हैं हम, ये इंट्रोडक्टरी है ना, तो इसको हाँ, तो अब हम देखते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। छोटा सा था ये, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कार्टेशियन सिस्टम तो बहुत छोटा सा था। अब देखते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। Scalars and vectors। दूसरा पॉइंट है स्केलर्स एंड वेक्टर। देखिए वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, दोनों का होना बहुत जरूरी है उस चीज को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। और फिर स्केलर जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं हो, उसको बोलते हैं हम स्केलर। लेकिन इससे भी जरूरी है जानना व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड। पहले क्या देखना है आपको, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जो भी चीज जिसको आप नाप सकते हैं वो चीज फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अच्छा देखो तो पहले तो डेफिनेशन होगा एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज व्हाट, बोलो भाई,
इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी चीज जिसको आप नाप सकते हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा देखो, मास को क्या आप नाप सकते हो? मास को क्या आप नाप सकते हो? बिल्कुल नाप सकते हैं। नाप सकते हैं कि 2 kg है, कि 3 kg है, कि 5 kg है, कि कितना टन है, कि कितना क्विंटल है, नाप सकते हैं। तो क्या मास फिजिकल क्वांटिटी हुआ? बिल्कुल फिजिकल क्वांटिटी हुआ, क्योंकि इसको नाप सकते हैं और इसका यूनिट भी है। तो मास को हम नाप सकते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी हुआ। अच्छा, वॉल्यूम को नाप सकते हैं क्या? वॉल्यूम को बिल्कुल नाप सकते हैं। वॉल्यूम 3 लीटर है, वॉल्यूम 4 लीटर है, वॉल्यूम 5 लीटर है, कुछ भी, तो वॉल्यूम इज फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, करंट को नाप सकते हैं क्या? कैन वी मेजर करंट? बोलो भाई, करंट को नाप सकते हैं कि नहीं? हम नाप सकते हैं भाई, करंट को नाप सकते हैं। कैसे? तो करंट या तो होगा 3 एम्पियर का, नहीं तो होगा 2 एम्पियर का, नहीं तो होगा 7 एम्पियर का, नहीं तो होगा 10 एम्पियर का, कुछ ना कुछ तो होगा। तो करंट इज फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस नाप सकते हैं? वोल्टेज नाप सकते हैं। या तो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होगा, नहीं तो 240 वोल्ट का होगा, नहीं तो 440 वोल्ट का होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी। सो दीज आर मेजरेबल थिंग्स, इनको आप नाप सकते हैं। सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, हम पूछें आपसे अगर कि आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, इसी कारण बस मान लीजिए ये टॉपिक सब आपको आता है, तो आप खुश हैं कि हमको ये टॉपिक तो ऑलरेडी पहले से आता है, सर बेकार मतलब इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं। आप हंस रहे हैं सपोज के लिए, आप बहुत खुश हो गए ये जानकर कि वी नो इट, ये चीज हम पहले से जानते हैं, ये सोच के आप हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं आप। अच्छा, मान लीजिए आप सब खुश हैं, कितना खुशी है, कितना खुशी है आपको, मतलब हैप्पीनेस कितना है आपको? तो आप बोलिएगा क्या कि आज हम 3 kg खुश हैं। क्या ऐसा बोल सकते हैं? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं आज हम 40 लीटर खुश हैं या 30 लीटर खुश हैं? क्या आप बोल सकते हैं कि आज हम 220 वोल्ट खुश हैं? नहीं, नहीं बोल सकते आप। मतलब दिस हैप्पीनेस कैन नॉट बी मेजर्ड इन फिजिक्स। फिजिक्स में इस हैप्पीनेस को मेजर नहीं किया जाता है। उसी तरह से आप बहुत दुखी हैं, सैडनेस, बहुत ज्यादा दुखी है, कितना दुखी है भाई? 3 लीटर, 20 लीटर, 50 वोल्ट, 50 kg, कितना? नहीं नाप सकते, नहीं नाप सकते। फीलिंग्स को भी नहीं नाप सकते हैं आप। तो these sentiments means happiness, sadness, etc. that cannot be measured are not physical quantity in physics. So these are not measured, इसलिए ये physical quantity नहीं है। अब हमको जब ये जान गए कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार, मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है वो चीज जिसको हम नाप सके, जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, करंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, कुछ भी जो भी चीज आपको नजर आ रहा है जिसको आप नाप सकते हैं वो सब हो गया फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको नहीं नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो, जैसे फीलिंग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब चीज फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो। तो ये सब बेकार की बातें हैं, फिजिक्स में इनका जिक्र नहीं करेंगे, जिक्र उन्हीं का करेंगे हम जिनका मेजरमेंट हो सके, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि फिजिकल क्वांटिटी को बांटते हैं, यूं तो बहुत तरीके से बांटते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को हम यहां पर बांटेंगे दो चीज में, एक स्केलर और एक वेक्टर। एक को बांटेंगे हम स्केलर के रूप में और दूसरे को बांटेंगे वेक्टर के रूप में। फिलहाल होता तो टेंशन नहीं है, उसका जिक्र नहीं करना चाहते, हमको जो जानना है उसी की बात करें। सो स्केलर और वेक्टर क्या होता है? तो स्केलर में क्या होता है, देखिए स्केलर में ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी तो जान गए ना भाई, मास, वॉल्यूम, ये सब, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिनमें डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं होता है। मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो ऐसे चीजों को क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर। एग्जाम्पल के तौर पर आप मास खरीद रहे हैं, ध्यान दीजिएगा,
मास की बात कर लीजिए। मान लीजिए आप 3 केजी चावल खरीद रहे हैं। कितना केजी चावल? 3 केजी। ठीक है, 3 केजी इज मास एंड मास इज फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा 3 केजी में आप बताइएगा ये 3 केजी क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जो 3 है यहाँ पर एंड प्लस उसका यूनिट जो केजी है यहाँ पर, ये दोनों मिलते हैं जब, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, तब क्या बनता है? मैग्नीट्यूड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीट्यूड। जैसे कि 10 एम्पीयर का करंट बह रहा है तो 10 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ और यूनिट के रूप में एम्पीयर हुआ, तो ये 10 और एम्पीयर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट दोनों मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, केजी उसका यूनिट है, तो 3 और केजी दोनों मिल गया तो ये क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। तो मास में मैग्नीट्यूड है, बिल्कुल है भाई 3 केजी। अच्छा इसमें क्या डायरेक्शन है? क्या ऐसा लिखा है 3 केजी चावल दो साउथ से? दुकान में जाकर आप बोलो 3 केजी चावल दो साउथ की दिशा से, डायरेक्शन का उसमें दिखता है क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते हैं कि हमको 2 केजी आटा दे दो दक्षिण की दिशा से, ऐसा नहीं बोलते हैं। मतलब 3 केजी चावल आपको चाहिए बट उसमें डायरेक्शन का होना कोई जरूरी नहीं है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जा रहा है, डायरेक्शन इसमें जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे चीज को हम क्या बोलेंगे? स्केलर बोलेंगे। देख लो स्केलर में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो मास इज स्केलर और वेक्टर? स्केलर, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल रहा है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अच्छा उसी तरह से आप मान लो दूध खरीदने के लिए जाते हो, आप 2 लीटर दूध लेते हो। कितना लीटर दूध? 2 लीटर दूध। तो 2 क्या है? नंबर है, लीटर क्या है? यूनिट है, नंबर प्लस यूनिट मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड 2 लीटर हो गया। अच्छा ऐसा बोलते हैं क्या 2 लीटर दूध दो ईस्ट के दिशा से, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, माने डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं, मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन होना जरूरी भी नहीं। तो बोलेंगे हम ये जो लीटर है, लीटर कौन सी यूनिट होता है? वॉल्यूम का। तो बोलेंगे हम कि वॉल्यूम जो है वो क्या है? वॉल्यूम है हमारा वॉल्यूम क्या है हमारा? वॉल्यूम है हमारा स्केलर क्वांटिटी। क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी। सो दिस मास इज स्केलर, वॉल्यूम इज स्केलर, मैंने थिंग्स आर स्केलर। तो हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि जो स्केलर क्वांटिटीज होगा, स्केलर क्वांटिटी उसमें क्या क्या होगा? उसमें मैग्नीट्यूड होगा, उसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी उस स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सही से। वी डोंट नीड डायरेक्शन स्केलर्स। ठीक है, एग्जांपल में क्या क्या हो जाएगा भाई? एग्जांपल में हो जाएगा मास, वॉल्यूम, है ना, स्पीड, डिस्टेंस, इट इज, ये सारी चीजें क्या है? ये है स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड चल जाए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस डायरेक्शन, ना सॉरी, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। जैसे 10 केजी लिखते हैं तो 10 इसमें क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू केजी क्या है? यूनिट है। 10 केजी मिलके क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ मास। क्या हो गया ये? मैग्नीट्यूड ऑफ मास। तो आई थिंक स्केलर समझ में आया होगा, इसका बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है हमको फिजिक्स में। हमको जरूरत है वेक्टर्स का। किसका जरूरत है? वेक्टर्स का। इसको मिटा दें। अब जो चीज बहुत जरूरी है वो है वेक्टर्स। ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनमें डायरेक्शन भी होता है और जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है। मींस दे हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों चीज होना जरूरी होता है उसमें। मींस दे हैव डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसमें, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई बॉडी है, ये इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है,
10 न्यूटन का। कितने न्यूटन का भाई? 10 न्यूटन का। और ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो यहाँ पर बॉडी है और उस बॉडी में जो फोर्स लग रहा है वो कितना न्यूटन का लग रहा है? 10 न्यूटन का। अच्छा, किस दिशा में लग रहा है फोर्स? देखो तो, इस दिशा, मींस हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड। सो ये दिशा किस तरफ है? ईस्टवर्ड की तरफ, ईस्टवर्ड ऐसे। यही फोर्स अगर इस दिशा में लग जाए उल्टा तो अलग मतलब होगा, इसका मोशन इस दिशा में होगा। इसलिए यहाँ डायरेक्शन का अपना मीनिंग है। मींस ये जो फोर्स है इसमें दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड कितना है भाई? 10 न्यूटन। डायरेक्शन किधर है? ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है इसका। इस मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, और दोनों होना जरूरी है। अच्छा, सीधे हम बोलते हैं फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, डायरेक्शन कुछ बोले ही नहीं। 10 न्यूटन इधर लगेगा तो मोशन इधर हो जाएगा, इधर लगेगा तो इधर हो जाएगा, इधर लगेगा तो अपवर्ड हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। इसलिए डायरेक्शन भी स्पेसिफाई होना उतना ही जरूरी है जितना इसके मैग्नीट्यूड का होना। मतलब फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, और किधर लग रहा है? तो ईस्ट की तरफ, ईस्ट के दिशा में लग रहा है फोर्स 10 न्यूटन का। तो द फोर्स हियर कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसलिए हम बोलेंगे कि जो फोर्स है ये क्या है हमारा? ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मान लो 1 मिनट के लिए कि आपको अगर हम बोले कि ये कोई कार है, ये कार है कोई, है ना, और इसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किधर की ओर? ड्यू ईस्ट, है ना। इस कार का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डायरेक्शन है ईस्ट। तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन में क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है? बिल्कुल, मैग्नीट्यूड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, बहुत बच्चे समझते हैं 2 माने मैग्नीट्यूड। नो, यूनिट भी होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, बिकॉज मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, तब जाकर मैग्नीट्यूड होता है। सो मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्शन किधर है? ईस्ट, दोनों है। इसलिए एक्सेलरेशन क्या वेक्टर क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। सिमिलरली इसी गाड़ी में अगर दिया जाता है कि वेलोसिटी है इसका 100 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, ऐसा कुछ दिया जाता तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड क्या हो जाता? जल्दी बता दो भाई। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाता है इसका? मैग्नीट्यूड हो जाता 100 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन क्या हो जाता? ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ। तो वेलोसिटी भी हमारा क्या हो जाता? वेक्टर हो जाता। सो वेक्टर क्वांटिटीज में दोनों चीज उतना ही इंपॉर्टेंस रखेगा, कोई किसी से कम नहीं होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। अब सवाल है कि बार-बार हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन लिख रहे हैं, इसको लिखना ना पड़े, इसलिए रिप्रेजेंटेशंस, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो जरूरी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है भाई यहाँ पर। सबसे पहले जरूरी
जो भी चीज वेक्टर है, मान लो a इज ए वेक्टर क्वांटिटी, a इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मान लो ये कुछ है जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a के ऊपर एरो दे देंगे। इसका मतलब हो गया कि a इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो F के ऊपर क्या दे देंगे, एरो दे देंगे। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो V के ऊपर क्या दे देंगे, एरो दे देंगे। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, A के ऊपर क्या दे देंगे, एरो दे देंगे। तो जो भी वेक्टर है उसके ऊपर दे देंगे हम ये एरो का साइन। एरो का साइन का मतलब हुआ कि उसमें वो वेक्टर है। और दूसरी बात ये है यहां पर कि अगर मान लो ऐसा लिखा हो ये, तो इसका मतलब हुआ v कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है, वेक्टर है, और उसमें मॉड लगा दिया जाए, मॉड, तो इसका मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ v। मैग्नीट्यूड का मतलब है डायरेक्शन तो खत्म हो गया, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ, इसका मतलब है सिर्फ मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्शन नहीं रहा, मतलब ये लिख देने का मतलब वेक्टर तो नहीं रहा, अभी डायरेक्शन तो खत्म हो गया, मतलब ये लिख दें अगर हम, तो ये स्केलर रहा कि वेक्टर, ये हो गया स्केलर। ठीक है, मतलब इसको ऐसे समझिए, किसी जगह पर फोर्स वेक्टर को दिखा रहा है 20 न्यूटन ड्यू वेस्ट, मान लो 20 न्यूटन है मैग्नीट्यूड और वेस्ट है इसका डायरेक्शन, F क्या है, फोर्स, F क्या है यहां पर, फोर्स। अगर कोई ऐसे लिख दे, तो ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ, ऐसे लिखने का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ओनली, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, बस डायरेक्शन का चक्कर नहीं रहा। जब आप सिर्फ 20 न्यूटन लिख दिए तो ये क्वांटिटी अब वेक्टर हो गया कि स्केलर हो गया, अब ये क्वांटिटी स्केलर हो गया, इसमें डायरेक्शन गायब हो गया। तो किसी भी वेक्टर में मॉड लग जाए तो इसका मतलब अब उसका डायरेक्शन खत्म हो गया, अब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा है। ठीक है, अब इतना जानने के बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ये तो जाने कि कोई वेक्टर होगा तो उसमें एरो लग जाएगा, एरो लगने का मतलब उसमें मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी, दोनों है, और उसमें मॉड लग जाए माने सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, डायरेक्शन खत्म, डायरेक्शन नहीं रहा। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो जनरली जो एरो होता है, जनरली जो एरो होता है उसका लंबाई जो है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है, क्या बताता है, मैग्नीट्यूड, और बाकी तो डायरेक्शन तो पता चल ही जाएगा। मींस लेंथ ऑफ एरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, मतलब ध्यान से दो वेक्टर, एक a और एक b, दोनों में किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, b का लेंथ बड़ा है और लेंथ बड़ा है तो मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, माने मैग्नीट्यूड ऑफ b इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, जनरली। अब हम सीधे आते हैं ग्राफ पर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये फोर्स है, 20 न्यूटन। अब इस ग्राफ से आप क्या समझ रहे हैं इसको बताना है, ध्यान दीजिएगा। फोर्स है 20 न्यूटन का जो किसी बॉडी पर लग रहा है, तो कहा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब हुआ मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना है भाई, 20 न्यूटन। अच्छा, डायरेक्शन किधर है, ईस्ट वेस्ट तो है,
ईस्ट की दिशा में तो फोर्स लग नहीं रहा है, वेस्ट की दिशा में नहीं लग रहा है, कहीं और लग रहा है। तो डायरेक्शन कैसे देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायरेक्शन देंगे ऐसे, ये वेस्ट की तरफ कितना डिग्री है, 30 डिग्री। ईस्ट से वेस्ट की तरफ कितना घुमा हुआ है, 30 डिग्री। तो डायरेक्शन लिखेंगे 40 डिग्री वेस्ट ऑफ ईस्ट। क्या लिखेंगे डायरेक्शन, 40 डिग्री वेस्ट ऑफ ईस्ट। ऐसे भी डायरेक्शन लिखा है। अच्छा मान लो यहां पर लिखा हुआ है कोई फोर्स है जो 45 डिग्री पर लग रहा है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ। कहा जाएगा यहां जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन ना तो नॉर्थ की तरफ है, ना वेस्ट की तरफ है, ना साउथ की तरफ है और ना ही ईस्ट की तरफ है। तो डायरेक्शन क्या माना जाएगा यहाँ पर, तो हम ध्यान से करना ये होगा आपको कि नॉर्थ से 45 डिग्री किधर की ओर मुड़ना है आपको, वेस्ट की ओर। नॉर्थ से 45 डिग्री वेस्ट की ओर। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर ऐसा नहीं हो सकते हैं कि वेस्ट से समथिंग डिग्री नॉर्थ की ओर, नहीं, क्योंकि ये एंगल दिया नहीं हुआ है। आप कहिएगा 90 होता है 45 है तो ठीक है, बात की बात है, वो बात की बात है, लेकिन जो प्रेजेंटली दिया रहेगा हमको उसी पर बात करना है। तो नॉर्थ से किधर मुड़ना है, वेस्ट की तरफ। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो क्या लिखेंगे डायरेक्शन में, 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के वेस्ट की तरफ। ठीक है। अच्छा वही रहता है ऐसे करके, कोई वेक्टर लग रहा है F, 200 न्यूटन लग रहा है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है। तब कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या लिखते हैं भाई, 200 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या लिखते हैं, ईस्ट की तरफ है, सीधे लिख देते हैं ईस्ट। इस तरह से बेसिक जो थोड़ा सा मतलब वेक्टर, एक क्लास हमको और लगेगा इसमें, उसके बाद हम आपको बताना मतलब चैप्टर शुरू कर देंगे मोशन का। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक जो क्लासेस हैं वो समझ में आई हैं। अगर टाइम बचता है तो थोड़ा सा और हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, टाइम हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 1 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको बता देंगे इनका और एप्लीकेशन, मींस स्केलर और वेक्टर का और एप्लीकेशन। उसके बाद हम मोशन चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इसका शुरुआत करेंगे भाई मोशन का। आई होप इतना समझ में आया हो। आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।